स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो दिस इज द क्वेश्चन यू आर गिवन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 elements is given. 1:2, 2:2 first A, B 1:2, 2:2, 2p3, C 1:2, 2:2, 2p4, D 1:2, 2:2, 2p6, 3s1. What they've asked you to identify the element with least ionization enthalpy 1, सबसे कम ionization enthalpy 1 जिसके हो. Second, with highest ionization enthalpy 1. एंड थर्ड वन इज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 2. अब जब भी हमें ऐसे एलिमेंट्स गिवन हैं, आपको सॉल्व कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चंस. यू जस्ट लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आपको लगता है कि जो बहुत स्टेबल है पहले से ही, आपको सारे ट्रेंड्स पता हैं, आपको पता है कि अलॉन्ग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी घटता है, डिक्रीज होता है, ये आपको पता है. आपको ये भी पता है कुछ अनॉमलीज होती हैं. अनॉमलीज वहाँ होती है जहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो या फुली फिल्ड मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है. वो 4 एलिमेंट्स गिवन है ए बी सी डी. ऑल्दो आप इनके एलिमेंट्स के नेम भी बता सकते हैं, बट लेट्स गो विद ए बी सी डी क्योंकि उन्होंने ऐसा तो कुछ पूछा नहीं है. तो इधर मैं लिखती हूँ ए, इधर मैं लिखती हूँ बी, इधर सी और इधर डी. जिससे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना सबसे मुश्किल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सबसे ज़्यादा, और जिसमें सबसे आसान उसकी सबसे कम. ऐसे ही फिर जब 2 देखना है तो सेकंड का लॉस देखेंगे. तो हम सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1:2, 2:2, 1:2, 2:2, 2p3, 1:2, 2:2, 2p4, 1:2, 2:2, 2p6, 3s1. राइट बेटा, दीज आर द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब देखो, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड दोनों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाते हैं. सो लेट्स से -1 इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1. फिर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा देते हैं. अब इनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो एस से जाएगा इलेक्ट्रॉन, कितना बचेगा 1:2, 2s1. इसने भी एक का लॉस किया तो इससे क्या बचेगा 1:2, 2s2, 2p2. इसने भी एक का लॉस किया 1:2, 2s2, 2p3, 1:2, 2s2, 2p6. अब आपने क्या चेक करना है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत स्टेबल होते हुए अनस्टेबल की तरफ गया है. 1:2, 2s2, एस कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन सेकंड शेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, सेकंड का एक सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड है. तो हम कह सकते हैं दिस इज क्वाइट स्टेबल. ये है बेरिलियम जो कि स्टेबल है. ठीक, स्टेबल से गया अनस्टेबल की तरफ, तो डेफिनेटली इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए होगी. अब हम जाते हैं 1:2, 2s2, 2p3. दिस इज क्वाइट स्टेबल. 2p3, p इज़ हाफ फिल्ड, तो बहुत स्टेबल है. तो ये स्टेबल से गया अनस्टेबल की तरफ, और ये है नाइट्रोजन. ठीक है. 2s2, 2p4. 2p4 कोई पार्शियली फिल्ड है ना, तो हाफ फिल्ड है ना ही फुली फिल्ड है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत स्टेबल है. 2p3 बच गया यहाँ पे, तो इनफैक्ट ये अनस्टेबल से गया है स्टेबल की तरफ. 1:2, 2s2, 2p6, 3s1. 3s1 में इसका लॉस करके दिस इज रिक्वायर्ड 2p6, मीन्स इट हैज़ एक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो ये अनस्टेबल से गया है स्टेबल की तरफ. तो अगर हम इन दो की बात करें, दे गॉन फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल, सो वो जाना चाहेंगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल नहीं है. बट अगर हम इन दो की बात करें तो इन दो से इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल है. अब जिनसे मुश्किल नहीं है, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम चाहिए होगी, अब हम देखते हैं कौन से में कम चाहिए होगी. 3s1 एक गया तो ये आपका बचा 2p6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इसमें से एक गया तो हाफ फिल बचा है, बट नोबल गैस तो नहीं है. तो सबसे इजी किसमें से है इलेक्ट्रॉन हटाना, इस वाले केस में. सो डी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 मिनिमम, लीस्ट सबसे कम रहेगी, क्योंकि सबसे आसान है. एक इलेक्ट्रॉन गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया है. अब हम बात करते हैं बेरिलियम या नाइट्रोजन. बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये इसने ये एक्वायर किया, और नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये भी अनस्टेबल की तरफ गया. बट अगर हम चेक करें अपने ट्रेंड्स along the period, beryllium nitrogen both belongs to second period, and along the period ionization enthalpy always increases. तो बेरिलियम से ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, नाइट्रोजन की. सो सेकेंड केस का ऑप्शन हो गया बी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 हाईएस्ट. अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 किसका है. देखो 2 के लिए हमें एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना पड़ेगा. इसमें से एक करवाया तो स्टेबल बचेगा 1:2 हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन.
इसमें से एक करवाया तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, 2p1, 2p2 से 2p1 नॉट मच डिफरेंस, 2p3 स्टेबल है, 2p2 अनस्टेबल है। लेकिन ये तो नोबल गैस है, इसमें नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं हम, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, जो कि बहुत मुश्किल है। तो सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन हटाना किस में है? सेकंड केस के लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन हटाना डी के लिए। सो डी क्या हो जाएगा बेटा? हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। सो आपको ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बताना पड़ेगा किसमें ईजी है, किसमें डिफ़िकल्ट है। जिसमें ईजी रहेगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, जिसमें डिफ़िकल्ट रहेगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज what they asked for, you're given with ionization enthalpy 1 and 2, right? For 4 elements A, B, C, D. This is the ionization enthalpy 1 data and this is ionization enthalpy 2 data. What you have to find out, which of the element is likely to be first, a reactive metal. A reactive metal, वो metal जो reactive है. A reactive non-metal, वो metal जो कि माने reactive non-metal है. A noble gas, a metal that forms stable halide with formula mx2. अब हमें पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ पता है कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट मेटालिक पार्ट है ये वाला और मोस्ट नॉन मेटालिक पार्ट है 17th ग्रुप। मोस्ट मेटालिक मानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट रिएक्टिव, दिस मोस्ट नॉन मेटालिक, राइट? दिस नोबल गैसेस, ओके। और जो बाइनरी हैलाइड बनाए mx2 वाले फॉर्मूले के साथ, तो mx2 का एक बार सोच के देखिए, जैसे MgCl2, mx2 जैसे MgCl2, CaCl2 एट्सेट्रा, राइट बेटा? तो हमें क्या डिटरमाइन करना है? एक तो वो मेटल डिटरमाइन करना है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यानी कि फर्स्ट ग्रुप का होगा, एक वो मेटल नॉन मेटल डिटरमाइन करना है जो सबसे ज़्यादा नॉन रिएक्टिव माने सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यानी कि 17th का होगा। अब फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल की खास बात देखिए, फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल की खास बात यह है कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन जैसे उससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो किसके जैसे बन जाएगा? नोबल गैस के जैसा। अब उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है बेटा? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेटल के लिए हमें क्या देखना होगा? जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो क्या हो? बहुत कम, और सेकेंड वाली क्या हो? बहुत ज़्यादा। अब बात आती है नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल है। नोबल गैस क्या होगी? जिसकी फर्स्ट सबसे ज़्यादा है वो नोबल गैस होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है वो क्या है बेटा? नोबल गैस है। और जो बाइनरी बनाएगा यानी कि सेकेंड ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगी, सेकेंड कम रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो एक बार ढूंढते हैं, लोकेट करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल यानी कि फर्स्ट ग्रुप का कोई एलिमेंट है जिसकी फर्स्ट तो कम रहे और सेकेंड बहुत ज़्यादा हो। सो बी हो गया। अगर हम देखें तो इसकी फर्स्ट तो कम है आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन सेकेंड क्या है? बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा आपका? बी। बी आ गया है, ठीक है। क्योंकि मेटालिक है तो डेफिनेटली इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 इज़ मच लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा आपका? रिएक्टिव नॉन मेटल। देखिए, रिएक्टिव नॉन मेटल का मतलब इसके फर्स्ट ही ज़्यादा हो, फर्स्ट ज़्यादा। देखो नोबल गैस भी पूछा है तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा किसकी होगी? नोबल गैस की। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ए। तो पहले थर्ड का लिख देते हैं। थर्ड का आंसर क्या आ गया बेटा? ए, नोबल गैस जिसका पूछा है। सेकेंड का देखते हैं, जिसकी फर्स्ट ज़्यादा हो। फर्स्ट इसके बाद किसकी ज़्यादा है? डी की। तो सेकेंड आंसर क्या आ गया? डी। अब बात आती है फोर्थ की, जो बाइनरी डाई हैलाइड बनाई यानी mx2। mx2 का मतलब हुआ फर्स्ट उसकी क्या है? अगर हम उसे पर्टिकुलर एलिमेंट की देखें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, सॉरी कम है, और सेकंड क्या है? ज़्यादा है। तो फर्स्ट अब कौन सा ऑप्शन आपका बच गया है? 900 एंड 1800 वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर्थ केस में? सी विल बी योर आंसर। क्लियर है? तो कोई पूछे मेटल, तो आप एक बार वो सिचुएशन समझिए कौन सा मेटल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा के देखिए। जब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचता है तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए, व्हाट दे आस्क्ड फॉर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Mg पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव इफ 2.4 gram of magnesium absorbs 2.4 gram of magnesium absorbs 120 kilojoule of energy. Ionization enthalpy 1 is this and ionization enthalpy 2 is this.
इन्होंने कहा कि मैग्नीशियम का 2.4 ग्राम इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब इतनी एनर्जी से उसको पहले वो +1 में जाएगा और +1 से कहाँ जाएगा, वो +2 में जाएगा। सो हम देखते हैं एक बार कितना मैग्नीशियम है। इन्होंने कहा कि अगर 1 मोल मैग्नीशियम, देखिए 2 सिचुएशन है, Mg गोज़ टू Mg+, सबसे पहले इसमें जाएगा और इसके बाद वो कन्वर्ट होगा Mg2 पॉजिटिव गैसियस। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो देखो यहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए होगी इसको, 740 किलो जूल पर मोल, मानी 1 मोल के लिए 740 किलो जूल चाहिए। और जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो कितनी चाहिए होगी, 1450 किलो जूल पर मोल। यानी 1 मोल मैग्नीशियम को इतने से इतने में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 740 किलो जूल पर मोल, राइट बेटा, 1 मोल के लिए। और आपके पास कितना मैग्नीशियम गिवन है, यू आर गिवन विद 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 2.4 ग्राम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 2.4 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल्स टू 0.1 मोल। यानी हमारे पास 0.1 मोल मैग्नीशियम गिवन है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसने टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की है, 120। टोटल कितनी एब्जॉर्ब की बेटा, 120। अब 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी इसको, 740। 0.1 के लिए कितनी चाहिए होगी, एक बार चेक करते हैं। So part 1, 1 mole of Mg to Mg positive conversion requires 740 किलोजूल। और 0.1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा बेटा, 740 इंटू 0.1 मीन्स 74 किलो जूल। तो 74 किलो जूल ये एब्जॉर्ब करता है इस स्टेप के लिए, 74 किलो जूल। हमने टोटल एनर्जी इसको कितनी दी है बेटा, 120। कितनी दी है बेटा, 120। सो एनर्जी कंज्यूम्ड हेयर इज consumed is equals to 74 किलो जूल फॉर 0.1 मोल यानी कि 2.4 ग्राम के लिए। एनर्जी लेफ्ट किसके लिए, फॉर सेकेंड स्टेप, इस वाले स्टेप के लिए, फॉर सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप का मतलब हुआ Mg पॉजिटिव टू Mg2 पॉजिटिव। कितनी बचेगी बेटा, 120 एब्जॉर्ब की थी, 74 हमने यूज़ कर लिए, कितनी बचती है, 11 7 तो 46 किलो जूल, इतनी एनर्जी बच गई है, ठीक है। अब आप देखिए 1 मोल के लिए कितना एब्जॉर्ब करता है, 1450। तो 1450 किलो जूल अगर होती है तो 1 मोल कन्वर्ट होता है, इतने किलो जूल में कितना कन्वर्ट होगा। सो सेकेंड स्टेप में हम देखें, सेकेंड स्टेप, इफ इट एब्जॉर्ब 1450 किलो जूल, then 1 mole Mg2 पॉजिटिव ऑब्टेन्ड, 1 मोल Mg2 पॉजिटिव मिलता है। और हमारे पास बची कितनी है, 46 किलो जूल होगा तो कितना होगा, 1/1450 इंटू 46। और यहाँ से हमें कितना मोल मिलेगा, वी विल बी गेटिंग 0.03 मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, Mg पॉजिटिव हमारे पास कितना मिला था, अब देखिए 0.1 मोल, और Mg2 पॉजिटिव हमारे पास कितना आया है, इसमें से कितना कन्वर्ट हुआ, 0.03 मोल, ठीक है। यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो गया, टोटल Mg पॉजिटिव था इतना, उसमें से ये कन्वर्ट हो गया इतना, तो रिमेनिंग Mg पॉजिटिव कितना बचेगा, 0.1 माइनस 0.03 मीन 0.07। ये चीज़ क्लियर हुई। टोटल Mg पॉजिटिव बना था 0.1 मोल, जितना Mg था उतना ही Mg पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, 0.1 मोल था। 0.1 मोल में से 0.03 मोल्स कन्वर्ट हो गया है Mg2 पॉजिटिव में। तो Mg पॉजिटिव बना कितना, बचा कितना, बचा है 0.07। तो परसेंटेज ऑफ Mg पॉजिटिव कितना आ जाएगा बेटा, 0.07 डिवाइडेड बाई टोटल कितना था, अगर इन दोनों को मिला लें, इन दोनों को, तो 0.1 आता है, 0.1 इंटू 100, 0.1 इंटू 100 एंड इट कम्स आउट टू बी 70%। एंड परसेंटेज ऑफ Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव का परसेंटेज कितना बचेगा, 0.03 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 100 मीन्स 30%। आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Mg पॉजिटिव का परसेंटेज कितना आया बेटा आपका,
Mg positive is 70% and Mg2 positive is 30%. So these are few problems based on ionization enthalpy. Solve some more problems and try to answer for them.